हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल राइटिंग से। आर्टिकल राइटिंग सबसे वेटेड पोर्शन होता है राइटिंग सेक्शन में, 10 मार्क्स का होता है और कंपैरेटिवली ईजियर होता है रिपोर्ट राइटिंग से। क्यों इजी होता है? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस से सिंस क्लास 8th 9th 10th 11th हमने आर्टिकल राइटिंग किया होता है। रिपोर्ट राइटिंग इज कंपैरेटिवली अ न्यू फॉर्मेट, तो उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम रिपोर्ट राइटिंग पर भी वीडियो बनाएंगे, मगर अभी आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग इसलिए कंपैरेटिवली इजी होता है रिपोर्ट राइटिंग से, क्योंकि एक तो इसमें लैंग्वेज आप थोड़ी सी कैजुअल यूज कर सकते हो, बिल्कुल कैजुअल यूज नहीं करनी है, थोड़ी सी कैजुअल यूज कर सकते हो। और आर्टिकल राइटिंग में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियंस दे सकते हो। इसलिए आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में जब ऑप्शन आता है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आर्टिकल राइटिंग की तरफ जाओ। अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाइए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आर्टिकल राइटिंग की तरफ जाएं। चलिए, तो आर्टिकल राइटिंग लिखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑन आर्टिकल राइटिंग, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल होता क्या है? अगर आप डिक्शनरी में देखते हो या अगर इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको मिलेगा दैट आर्टिकल राइटिंग इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग यूजुअली इंटेंडेड फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल। एक पीस ऑफ राइटिंग होता है ये, जो कि हम लिखते हैं किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन या जर्नल में पब्लिश होने के लिए। और आपके क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आएगा कि आपको स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखना है या न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना है। तो फॉर्मेट और जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज रिटन फॉर अ वाइड ऑडियंस, सो इट इज एसेंशियल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द रीडर्स अटेंशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आर्टिकल राइटिंग को आप थोड़ा सा कैजुअल लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज रिटन फॉर अ वाइड ऑडियंस। आप जब न्यूज़पेपर में किसी चीज पर आर्टिकल लिखते हो या मैगजीन पर किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हो, तो ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस पूरा कंट्री से पढ़ेगा या बहुत अलग अलग सोसाइटी के लोग पढ़ेंगे उसको। तो वाइड ऑडियंस के लिए रहेगा, इसलिए हमें लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लिखनी है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और जो जिससे सब वाइडर ऑडियंस कनेक्ट कर सके। तो अब हमें एक्चुअली न्यूज़पेपर के लिए तो आर्टिकल नहीं लिखना है, हमें तो अपने एग्जाम के लिए आर्टिकल लिखना है, लेकिन इन बातों का हमें ध्यान आर्टिकल लिखते वक्त अपने एग्जाम में भी ये ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट सेज दैट इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक गिवन। जो टॉपिक दिया है उसके हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा फॉर्मल या इनफॉर्मल कैजुअल कर सकते हो, मगर सीबीएसई प्रेफर करता है कि आप फॉर्मल अप्रोच रखो। फॉर्मल अप्रोच रखेंगे मतलब कि आप सबसे पहले तो स्लैंग्स, लिंगो और एसएमएस टेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट होता है उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। उस पे स्पेशल मार्क डिडक्शन करता है सीबीएसई। तो बिल्कुल फॉर्मल अप्रोच के साथ इसे लिखने की कोशिश करेंगे। Next point is that an article should give opinions and thoughts, but most importantly, it should give some facts as well. यानी कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है या आप क्या सोचते हो वो आपको लिखना है, लेकिन फैक्ट्स के साथ। यानी कि आप उसके अंदर इमेजिनरी मनगढ़ंत बातें नहीं लिखोगे, फैक्चुअल रहेगी चीजें। अब एग्जैक्ट डॉट टू डॉट फैक्ट्स तो आप नहीं लिख सकते, बिकॉज यू कैन नॉट लर्न अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कि उनके सारे फैक्ट्स लिख सको। इसलिए जो भी पॉइंट्स लिखोगे वो फैक्चुअल लगने चाहिए। दैट इज द क्राइटेरियन। लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इट इज इन अ लेस फॉर्मल स्टाइल देन अ रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग से थोड़ा सा लेसर फॉर्मल होता है, ये थोड़ा सा कैजुअल की तरफ आप टिल्ट कर सकते हो इसे लिखते वक्त। चलिए आगे समझते हैं कि किस तरीके से एक आर्टिकल एक रिपोर्ट राइटिंग से डिफरेंट होता है। हाउ एन आर्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम अ रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग पहले समझेंगे कि इन रिपोर्ट राइटिंग यू नीड टू एक्चुअली रिपोर्ट अ हैपनिंग, द की इश्यूज व्हिच यू शुड टेक इन कंसिडरेशन, द फॉलोइंग पॉइंट्स इन सीक्वेंस।
यानी कि रिपोर्ट राइटिंग जब लिखते हैं तो आप किसी ऐसी चीज के बारे में लिखते हो जो हो चुकी है या जो सच में हो रही है। इट्स एन एक्चुअल हैपनिंग। कोई चीज आपके सामने हो रही है या आपके पीछे हो चुकी है, उस चीज के ऊपर आप लिखोगे। ठीक है। तो उसमें कौन सा सीक्वेंस आपको रखना होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। और आप उसके बाद उसके अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा लिख सकते हो कि सपोज अगर एक्सीडेंट हुआ तो कितने लोग घायल हुए, या कौन सी व्हीकल थी, या किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। एंड लास्टली यू हैव टू राइट द स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट द सिचुएशन। याद रखना, टेकन यानी कि जो स्टेप्स लिए जा चुके हैं या लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं देना रिपोर्ट राइटिंग में। जबकि आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द टॉपिक। जो आपको आर्टिकल मिला है वो किस चीज के ऊपर है। इट इज ऑलवेज ऑन अ टॉपिक, मतलब कि रिपोर्ट राइटिंग किसी एक्सीडेंट के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर हो सकता है, लेकिन जब आप आर्टिकल करोगे तो उसमें एक टॉपिक रहेगा। सपोज सेव ट्रीज, टाइगर्स, एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह का कोई एक टॉपिक रहेगा जिस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है वो। हाउ इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड, मतलब कि सेकेंड पॉइंट आपका होगा कि ये जो इशू है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह का, या कोई भी इन्वेंशन है, या जो भी टॉपिक आपको मिला है, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि किस तरीके से सोसाइटी पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और किस तरीके से आप इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर भी देखो, आप यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे। थर्ड इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। हर चीज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई एक अच्छी चीज है तो उसे इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, कोई बुरी चीज है तो उसके इल इफेक्ट्स होंगे, तो उनको लिखोगे। और लास्ट में सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ही देना पड़ेगा, यानी कि आप एक सोल्यूशन लिखोगे कि क्या किया जा सकता है अगर ये टॉपिक आपका आर्टिकल का प्रॉब्लम के ऊपर है। तो अगर हार्मफुल इफेक्ट के ऊपर है तो आपको एक सोल्यूशन देना पड़ेगा। एक प्रोबेबल सोल्यूशन दोगे, यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या लगता है आपको कि क्या किया जाना चाहिए। सो यू हैव टू गिव अ प्रोबेबल सोल्यूशन एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक, आगे चलते हैं। फॉर्मेट की बात करेंगे। आर्टिकल फॉर्मेट, आप देखो ये एक न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ पर लिखी हुई है। एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में आर्टिकल लिखा जाएगा। सबसे ऊपर आप एक हेडिंग लिखोगे। यहाँ पर 2 लाइन में दिया हुआ है, लेकिन आप सीबीएसई कहता है कि एक ही लाइन में हेडिंग लिखी जाएगी। एंड एवरीथिंग इज टू बी रिटन इन द हेडिंग इन कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर स्मॉल लेटर में इसलिए लिख दिया है, या न्यूज़पेपर में आपको स्मॉल लेटर में इसलिए लिखने को मिल जाएगा, दिख जाएगा, क्योंकि वो अपना फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा करके लिख सकते हैं फॉन्ट। मगर एग्जाम में आपको एक ही लाइन मिली है, उस एक लाइन के अंदर ही लिखना है। तो अगर आप कैपिटल्स में हेडिंग लिखोगे, प्लस थोड़ा सा ट्राई टू राइट इन लिटिल डार्कर फॉर्म, फॉन्ट थोड़ा सा गाढ़ा करके लिखना, थोड़ा डार्क करके लिखोगे ताकि हेडिंग ऊपर साफ दिखाई दे। ठीक। उसके नीचे आता है आपका बायलाइन। बायलाइन यानी रिटन बाय। अब याद रखिएगा, रिटन बाय में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। आप क्लास 9 से ये बात जानते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो कि सीबीएसई कहता है कि आप अपना नाम नहीं लिखोगे। 99.9% क्वेश्चंस में एक नाम दिया रहेगा कि यू आर रजत स्लैश वट। तो जो नाम दिया रहेगा वो लिखोगे, बाय रजत, बाय रश्मि। जो नाम दिया है वो नाम आप नीचे लिखोगे, बाय और फिर नाम। याद रखिए ये ऑल कैपिटल्स में नहीं रहेगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होंगे जैसा कि नाम में आप करते हो, और बाय का बी कैपिटल होगा। उसके बाद उसके नीचे आती है बॉडी। बॉडी यानी कि जो हमने उसकी डिटेलिंग की, उसके बारे में लिख रहे हैं, वो होता है हमारा बॉडी। बॉडी हमारी इन जनरल 3 पैराग्राफ की होती है। इन सम रेयर केस, या जैसे आपको लगता है कि 3 पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आप उसे 4 पैराग्राफ तक ले जा सकते हो। 5 नहीं ले जाओगे। 5 पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, 4 में खत्म करोगे किसी भी हाल में।
आप इवन यहाँ भी देख सकते हो, तो इस न्यूज़पेपर कटिंग में भी 4 पैराग्राफ ही दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, ये ऑफिशियल कटिंग है, हो सकता है थोड़ा हेजी हो, साफ ना दिख रहा हो, लेकिन ये ऑफिशियल कटिंग है मार्किंग स्कीम की, तो इसको देखते हैं। मार्किंग स्कीम आर्टिकल राइटिंग 10 मार्क्स की आती है। सबसे पहला होता है फॉर्मेट, यानी कि आपने जो टाइटल डाला नीचे बाय यानी कि राइटर का नाम, वो आपके टाइटल और बाय लाइन पर आपको मिलते हैं 1 मार्क। उसके बाद आपके 4 मार्क्स होते हैं कंटेंट पर। कंटेंट का मतलब जो मैंने आपको बताया 3 पैराग्राफ, वो 3 पैराग्राफ में आपने क्या चीज लिखी है। क्या चीज लिखी है से मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका आर्टिकल उससे रिलेटेड है, उस कंटेंट से, उस पे आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। और फिर आता है एक्सप्रेशन, जिस पे होते हैं सबसे ज्यादा 5 मार्क्स। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, आप देखो यहाँ पर, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड करेक्ट स्पेलिंग। इन 5 मार्क्स को भी 5 मार्क्स को 2.5 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। तो 2.5 मार्क्स आपके होते हैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पर, आपकी ग्रामर कितनी सही है, आपने जो वर्ड यूज किए हैं अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि सपोज आपसे किसी ऐसे टॉपिक पर आर्टिकल लिखने को आया विच इज अबाउट द बेनिफिट्स, और आपने जगह जगह पर उसकी बुराइयां लिख दी या नेगेटिव वर्ड्स का यूज ज्यादा कर दिया, तो उस पर मार्क्स कटते हैं। एंड द थर्ड इज डेफिनेटली इंग्लिश है, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग के ऊपर मार्क्स जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है 2.5 मार्क्स इज ऑन द कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल। समझते हैं कोहेरेंस एंड रेलेवेंस क्या होता है। समझिए कि आपको एक आर्टिकल लिखने को दिया, सपोज आपको आर्टिकल लिखने को दिया अबाउट द इलेक्ट्रिक कार्स, बेनिफिशियल है, तो आप उसके बारे में लिख रहे हो, आपने सबसे पहले लिख दिया कि इलेक्ट्रिकल कार्स बहुत महंगी आती हैं। फिर उसके बाद आपने लिखा इलेक्ट्रिकल कार्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड में हुई या यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। फिर उसके बाद आप लिखते हो कि सबसे अच्छी ब्रांड इलेक्ट्रिकल कार्स की ये है, XYZ। उसके बाद आपने लिख दिया कि इलेक्ट्रिकल कार्स बहुत महंगी पड़ती हैं, फॉर एग्जाम्पल। पॉइंट्स आपके वैलिड हैं लेकिन कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट का मतलब कि वो पॉइंट्स आपके सीक्वेंस में नहीं है, कहाँ से शुरू करोगे और कहाँ तक जाना है। आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, शुरुआत स्टार्टिंग से होगी। जैसे आपको अगर कोई बोलता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताओगे ना। तो दैट इज द सेम फॉर आर्टिकल एज वेल। जो टॉपिक आपको दिया है आप उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे, उसके बाद उसके बारे में बताओगे, उसके बेनिफिट्स बताओगे, अगर लॉसेस हैं तो लॉसेस बताओगे, और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले पॉइंट में, कि आप उसके अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस को बताने की कोशिश करोगे। दैट इज द कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए। एंड रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपसे कहा जा रहा है टॉपिक की हाउ इलेक्ट्रिकल कार्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, और आप लिख रहे हो आपका आर्टिकल कि व्हाई इलेक्ट्रिकल कार्स आर कॉस्टली, तो रेलेवेंट नहीं है वो टॉपिक। आपका आइडिया, आपका लिखने का तरीका, दैट इज नॉट रेलेवेंट। तो आपको जो टॉपिक में क्वेश्चन पूछा है उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और उसी चीज के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना होगा। तो दैट इज द कोहेरेंस एंड रेलेवेंस, जिस पे आपके 2.5 मार्क्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं आर्टिकल शुरू करने के पहले। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अरे 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगता है, सीधे लिखना शुरू कर दो। अगर ऐसा करोगे तो टाइम तो लगेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ भी आर्टिकल लिखने के पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में रखनी है। थिंग्स, पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर राइटिंग। क्या चीजें हैं? सबसे पहला, यू आर सपोज टू गिव 15 to 20 मिनट्स टू द आर्टिकल। आपको 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट अपने आर्टिकल को देना है। 15 से 17 मिनट आपको
अपने आर्टिकल को देना है। तो क्या करना है, वो 15 मिनट सिर्फ लिखते नहीं रहना है, क्योंकि 15 मिनट बिना सोचे समझे लिखोगे तो आप तो पूरी बुक भर दोगे। हमें नहीं करना है इतना। हमें पहले 5 मिनट तो एक ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट बनाना है मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने का रीडिंग टाइम मिलता है आपको। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उस समय दिमाग में आपको एक आइडिया आएगा कि मुझे आर्टिकल लिखना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, और उस चीज के ऊपर आप एक ड्राफ्ट बनाओगे दिमाग में। और अगर लगता है कि आपको जरूरत है चॉक डाउन करने की, कॉपी पे लिखने की, नोटबुक पे लिखने की, तो बिल्कुल हेजिटेट मत करना, लास्ट पेज को रफ पेज बनाओगे और लास्ट पेज पर लिखना शुरू करोगे। जितने पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पॉइंट्स, उनको लिख डालोगे एक के नीचे एक करके या एक के बगल में। क्यों लिखोगे? क्योंकि जब आप उन पॉइंट्स को लिख दोगे और फिर उन्हें पढ़ोगे तो एकदम से दिमाग में सीक्वेंस में नहीं आएंगे आइडियाज। आपको आइडियाज आएंगे, कभी कोई चीज कोई पॉइंट आ गई, कभी कुछ और पॉइंट दिमाग में आ गया, तो उन्हें लिख डालोगे। जब चॉक डाउन कर लोगे उसके बाद आप उन्हें देखोगे तो आप उनका सीक्वेंस बनाओगे कि यार ये पॉइंट ऊपर रहेगा, ये पॉइंट बीच में आएगा, ये कुछ सोल्यूशन टाइप का लग रहा है, इसको नीचे लिख सकते हैं। तो इसलिए शुरू के 5 से 7 मिनट आपको आर्टिकल का ड्राफ्ट बनाने में देने हैं। उसके बाद के 10 से 12 मिनट लिखने में दोगे। जब आपने पूरा सीक्वेंस बना लिया, सीक्वेंस बनाने के बाद आप एक एक पॉइंट उठाओगे और उसे एक्सपैंड करके लिखते चले जाओगे। बात मानो, अगर आपने एक अच्छा ड्राफ्ट बना लिया है 5-7 मिनट में, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे लिखने में। उसके बाद आपके पास 3-4 मिनट का टाइम बचेगा। उस 4 मिनट या 5 मिनट के टाइम में आप एक्सप्रेशंस चेक करोगे, यानी आपने पूरा लिख लिया, उसे रिवाइज करोगे। कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर दिख रही है क्या? कहीं कोई कोहेरेंस एरर तो नहीं दिख रही? हालांकि कोशिश करना कि कोहेरेंस की एरर ना हो, क्योंकि आप एक बार पूरा लिख चुके हो तो उसे दोबारा से सही नहीं कर सकते। ठीक, तो ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन चीजों को आप आखिरी के 5 मिनट में चेक करोगे। दिस इज हाउ यू राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया रहता है वर्ड लिमिट 150 टू 200 वर्ड्स की। ट्राई टू राइट योर आर्टिकल इन दिस वर्ड लिमिट। और जब वर्ड लिमिट दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 150 दिया था तो 145 में निपटा दिया, नहीं कर सकते। 150 टू 200 की लिमिट दी है तो आप कोशिश करोगे 200 को टच करने की, 200 वर्ड्स को टच करने की कोशिश करोगे। उससे थोड़ा आगे चला जाए कोई बात नहीं, 150 से पीछे नहीं रहना चाहिए। 175, 180 कम से कम, मगर 200 तक जाने की कोशिश करेंगे। 3 पैराग्राफ्स होंगे, यू हैव टू राइट 3 पैराग्राफ्स, एंड इन वेरी रेयर केस यू कैन गो अप टिल 4 बट नेवर क्रॉस दैट। 4 पैराग्राफ्स तक, 4 पैराग्राफ्स तक आप जा सकते हो, मगर उसे क्रॉस नहीं करना है। एंड लास्ट, टाइटल। आप जो टाइटल दोगे इट शुड नॉट बी मोर देन 7 to 8 वर्ड्स। 7-8 वर्ड से ज्यादा का टाइटल नहीं होना चाहिए। 3 to 6 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। कंसेप्ट क्या है कि आपका टाइटल पूरे कैपिटल लेटर्स में अच्छे साइज में लिखने पर एक लाइन में पूरा आना चाहिए और लेफ्ट और राइट थोड़ी जगह बचनी चाहिए। सेकंड लाइन में टाइटल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो टाइटल लिखोगे कैपिटल्स में, ये हो गई बात है। और उसके नीचे बायलाइन आती है। बायलाइन ब्रैकेट नहीं बनाना है, सिर्फ BY डैश और जो नाम वहां पर दिया हुआ है राइटर का वो नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस्टेक्स, क्या गलतियां करते हैं हम? सबसे पहला जो मैं पहले भी बता चुका हूं, वी डू नॉट ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल विच कॉजेज द लैक ऑफ कोहेरेंस एंड रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ मार्क्स। हम लिखने के पहले ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम ड्राफ्ट नहीं बनाते दिमाग में या कॉपी पे चॉक डाउन नहीं करते, और वहीं गलती स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप एकदम से लिखना शुरू करोगे आपको लगता है यार ये तो बहुत आसान है, मैं लिख लूंगा।
मगर लिखते लिखते फिर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट निकलता चला जाता है और आपके आइडियाज इतने एक्सपैंड कर जाते हैं कि वो आर्टिकल फैल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और कोहेरेंस उसकी चली जाती है, उसकी सीक्वेंसिंग चली जाती है और पूरा लिखने के बाद लगता है यार एक बहुत बड़ा पॉइंट तो छूट ही गया, अब लेकिन उसको लिखने की जगह नहीं बची, तो उसको लास्ट में लिखोगे तो अगेन आपकी रेलेवेंस या कोहेरेंस चली जाएगी और उस पर 2.5 मार्क्स रहते हैं, याद रखना। तो वो डिडक्शन होता है अगर आपने पहले से उससे ऑर्गेनाइज नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं अक्सर बच्चे, स्टूडेंट्स अक्सर फर्स्ट पर्सन में आर्टिकल लिखते हैं, वो अवॉइड करोगे। आर्टिकल फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना है, मगर आप कहीं पे भी आए, मी, माय, ये वर्ड्स यूज नहीं करोगे। आप हमेशा थर्ड पर्सन में क्यों लिखोगे? क्यों? क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में बताया था, याद करिए, इट कनेक्ट्स विद अ वाइडर ऑडियंस। तो आपको ये दिमाग में रख के लिखना है कि आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो, आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, एक बहुत बड़ी रीडर के ग्रुप के लिए लिख रहे हो। तो इसलिए कभी भी फर्स्ट पर्सन में आर्टिकल नहीं लिखोगे। और थर्ड गलती हम क्या करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन ऊपर खत्म किया, नोटिस राइटिंग खत्म किया या सपोज इनविटेशन राइटिंग खत्म किया, अब इनविटेशन खत्म होने के बाद नीचे 6 लाइनें बची हैं, क्यों पेज वेस्ट करें, वहीं से शुरू कर देते हैं। मार्क्स इस चीज पे तो नहीं कटते हैं कि आपने नीचे से क्यों शुरू किया, मतलब जगह नीचे 4 लाइनों से क्यों शुरू कर दिया, लेकिन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। एक बार इन्वायरमेंट फ्रेंडली मत बनना, अगर 3 4 या 5 लाइनें या आधा पेज भी बचा है, छोड़ देना नीचे एक लाइन खींच करके और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, फ्रेश पेज से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे। बिकॉज आर्टिकल राइटिंग 10 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, तो वो एक्सपैंडेड दिखेगा तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश पेज। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है मैंने ये बोल दिया तो यार केवल एक लाइन लिखी थी, नीचे पूरा पेज बचा था तो आपने उसको छोड़ दिया कि सर ने बोला था, ऐसा नहीं करना है। मतलब आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे। अगर आधा पेज बचा है तो नेक्स्ट पेज से शुरू करना, उससे ज्यादा बचा है तो वहीं से शुरू कर देना, 2 लाइन ऊपर की छोड़ करके। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक टिप्स। पहला पॉइंट, राइट आर्टिकल ऑन टॉप विद द आंसर नंबर। आप देखिए ये जो कटिंग लिखी लगी हुई है, ये किसी ईयर के एग्जाम टॉपर की नोटबुक की कटिंग है। एग्जाम टॉपर्स की नोटबुक आपको पता है पब्लिक होती है। तो यहाँ पर आप देखो इन्होंने लिखा आंसर नंबर 7 और फिर आर्टिकल लिखा हुआ है जिसे मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है। तो आप भी ऐसे करोगे, और ये सिर्फ आर्टिकल के लिए नहीं, आप हर एक क्वेश्चन के लिए करोगे। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो वो कौन सा क्वेश्चन है वो मेंशन करोगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। तो अगर आपने ऊपर नहीं लिखा कि आप आर्टिकल लिख रहे हो या रिपोर्ट लिख रहे हो तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए कंफ्यूजन तो हमें देना ही नहीं है, हमें अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना क्लियर रहना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वहां पर एक बता देना है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। तो आंसर जो भी नंबर है उसके बाद आर्टिकल, और उसके बाद नीचे आप अपना हेडिंग देकर के स्टार्ट करोगे। सेकेंड पॉइंट, वी कैन मेक अ कट। इफ यू हैव रिटन अ वर्ड रॉन्ग, जस्ट मेक द कट, बट मेक इट क्लीन एंड नीटली। देखो, गलती तो होगी, आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें मिस्टेक तो आएंगी, स्पेलिंग एरर तो होगी, क्योंकि वी आर नॉट कंप्यूटर्स की एकदम करेक्ट टाइप करेंगे। तो जब अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें डर लगता है कि यार काटना है कि नहीं काटना है। कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान देना है कि नीटली कट करोगे, एक स्ट्रेट लाइन से एक कट मार्क मार दोगे और उसके बाद उस वर्ड को सही करके लिख दोगे। ठीक है, उसके अंदर भंवर नहीं बनानी, गोल गोल करके उसे डिजाइन नहीं देना है, क्योंकि वो फिर गंदा लगेगा। 3 4 जगह कट मार्क हो गया तो फिर वो पूरा साइक्लोन दिखने लगेगा। अवॉइड करेंगे इसको, बिल्कुल अवॉइड नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे ऐसा, बिल्कुल ऐसा करेंगे ही नहीं। जैसा आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, सिस्टमैटिक लिखना था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, एक लाइन मारी, कट कर दिया और बगल में स्पेलिंग सही लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं कट, लेकिन
ये भी नहीं है कि हर 2 लाइन के बाद एक गलती कर रहे हैं तो आप आपके वर्ड से ज्यादा उसमें कट मार्क्स ही दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। अगला पॉइंट आते हैं, राइट द टाइटल टेकिंग द आइडिया फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपके क्वेश्चन में टाइटल दिया रहता है, उस टाइटल को यूज कर सकते हो, उसको ध्यान में रख करके कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू कैन बिल्ड अप अ टाइटल, लेकिन वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट राइट द टाइटल इन ऑल कैपिटल लेटर्स। आपका टाइटल ऑल कैपिटल्स में होना चाहिए। ऊपर देखो जो टॉपर की कटिंग लिखी हुई है, टॉपर के आंसर की, आप देखोगे मॉनसून अ सोर्स ऑफ मैंस वूज, ये सारे कैपिटल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लीव अ लाइन ब्लैंक फॉर चेंजिंग अ पैराग्राफ। हर बार एक पैराग्राफ जब आप चेंज कर रहे होगे, एक पूरी लाइन छोड़ देना, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखाई दे सके कि यहाँ पर पैराग्राफ चेंज हुआ है। हर बार पैराग्राफ चेंज करते वक्त एक लाइन आप छोड़ दोगे, ठीक। आगे चलते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट इन अ बेटर वे। बेसिक पॉइंट्स तो हो गए, और क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है ताकि हम एक बेटर तरीके से आर्टिकल को लिख सकें। द फर्स्ट पॉइंट इज प्लान बिफोर यू पेन। ये बार बार ये पॉइंट आ रहा है, लिखने के पहले प्लानिंग बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होता है, कोहेरेंस होती है, उस कोहेरेंस को मेंटेन रखना है। जॉट डाउन द पॉइंट्स एट द बैक ऑफ योर आंसर शीट एंड इंश्योर अ प्रॉपर सीक्वेंस, जो क्या है, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, सजेशन एंड कंक्लूजन। आप एक इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद उसके बारे में सजेस्ट एनालिसिस या उसके बारे में उसको डिटेलिंग दोगे। डिटेलिंग में आपकी सजेशन और एनालिसिस आती है, उसको एनालाइज करोगे कि वो क्या चीज है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उसके बारे में लिखोगे, उसकी डिटेलिंग दोगे, और जो सजेशंस देने हैं या जो कंक्लूजन्स देने हैं वो लास्ट पैराग्राफ में रहेगा आपका। तो दैट सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, और वो लिखने के लिए आपको प्लानिंग जरूरी है। अब जब आप जॉट डाउन कर रहे होगे तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इट इज पॉसिबल दैट यू हैव टू मेनी पॉइंट्स और वेरी फ्यू पॉइंट्स। When you have a lot of varied points, it is better you choose a few best ones and write a line or two on each. In case you have very few already, explain them in at least 2-3 lines each. आपने जॉट डाउन किया, एक इजी टॉपिक आया था जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता था, सपोज वीडियो गेम्स के बारे में, या फेसबुक के बारे में, या मोबाइल्स के बारे में, या से पबजी के बारे में आ गया, तो वी ऑल नो अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। तो उनके बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए। आपने देखा यार 15-16 तो पॉइंट्स हो गए। अब 15-16 पॉइंट्स एक्सपैंड करोगे तो वो जाएगा 5 पेज में। ना आपके पास लिखने का इतना टाइम है, ना एग्जामिनर चेक करेगा, और मार्क्स भी कटेंगे क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसा होता है कि आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिख दिए, तो आप उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो आपने लिखा, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, सजेशन और कंक्लूजन, इन 4 सब हेडिंग्स से रिलेट करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें एक एक लाइन या 1.5 लाइन में, 1-1.5 लाइंस में उन्हें एक्सपैंड करते हुए लिखोगे। अगेन सीक्वेंस में, सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। और अगर टॉपिक आ गया कोई ऐसा जिसके बारे में बहुत कम पता है हमें, सपोज व्हाइट टाइगर्स के ऊपर आ गया, या वॉल स्ट्रीट के ऊपर आ गया, तो हमें बहुत कम मालूम है उसके बारे में, तब फिर भी 4-5 पॉइंट्स तो हम निकालेंगे कम से कम, कुछ ना कुछ तो पता होगा। और टॉपिक ऐसा कभी नहीं आएगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल ना पता हो, ये बात बिल्कुल मान के रखिएगा कि ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जिसके बारे में कुछ ना जानते हो आप। अगर कम भी जान रहे हो, उन्हें ही जॉट डाउन करो, उन 5 पॉइंट्स को ही जॉट डाउन करो, उन्हें ही लिखो, उनका सीक्वेंस बनाओ, और जब एक्सपैंड कर रहे होगे तो एक एक पॉइंट को 3 या 4 लाइन में एक्सपैंड कर दो। थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज करो, थोड़ी लाइनों को अच्छे से लिखो, ठीक है। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, always begin with your strongest point. You can accommodate the weaker ones in between and end with another strong point. हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद वाला जब स्टार्टिंग करोगे आप, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से शुरू करो। जितने जॉट डाउन किए उनमें जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है, वहां से शुरू करोगे।
उसके बाद जो थोड़े छोटे पॉइंट्स हैं, जो मिनिमम पॉइंट्स हैं, जो वीकर पॉइंट्स हैं, उनको बीच में अकोमोडेट करना पैराग्राफ को एक्सपैंड करने के लिए, एंड अगेन कंक्लूड करते वक्त एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखोगे। यानी कि आपको क्या याद रखना है? SWS, स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट है यू हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इन अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम, सो जस्ट डू नॉट गो ऑन राइटिंग एंड राइटिंग। देखो यहाँ पर मैंने डबल स्टार लगाया है और स्ट्रिक्टली पे मैंने क्रॉस भी किया है। समझाता हूं कि क्यों। आपका ये जो फोर्थ पॉइंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है राइट इन 150 to 200 वर्ड्स। अगर आपको आर्टिकल मालूम है कि किस चीज के ऊपर आया है, आपको लिखना आ रहा है, वो 200 वर्ड्स में कभी खत्म नहीं होगा, वो 250 वर्ड्स तक चला जाता है। जा रहा है, जाने दो। कोशिश करेंगे 200 के जितना क्लोज निपटा सके और 150 से जितना दूर ले जा सके। हम वो 200 वर्ड लिमिट को फॉलो करने की कोशिश इसलिए करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लिखते ही चले जाएं और बाकी का पेपर छूट जाए। इसलिए हमें वो 200 लिमिट को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत है। बाकी आप 200 की जगह 250 वर्ड, 235 वर्ड, 240 वर्ड लिख सकते हो, मगर बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना, वरना आगे के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट है अपने पर्सनल ओपिनियन देने की। आप यू आर फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन दे सकते हो एक दो लाइनों में, मगर याद रखेंगे फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना है। आई, मी, माय नहीं यूज करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। वेरी ऑब्वियस पॉइंट। आपको जिस चीज के ऊपर लिखना है उसी पर लिखोगे, उसे भटकना नहीं है। क्योंकि आप एक बार लिखना शुरू करते हो तो एक आइडिया से कुछ और बात याद आती है, उसको लिख डालते हो, फिर उससे कुछ और बात याद आती है। तो उस चीज को, वो लिंकिंग आइडियाज को एक्सपैंड कराने से अपने आप को बचाना है। यू हैव टू रिफ्रेन योरसेल्फ, और इसीलिए पहले से ड्राफ्ट बनाना जरूरी है, ताकि आप अपने आइडियाज से डेविएट ना हो, ताकि आर्टिकल बेवजह एक्सपैंड ना करे। और ऐसा करने का दूसरा तरीका क्या है? रेपिटेशन ना हो। एक ही बात को बार बार नहीं लिखना। अगर आपने एक जगह लिख दिया दैट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या इलेक्ट्रिकल कार्स से पोल्यूशन कम होता है, तो उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अलग अलग तरीकों से। आपने एक बार बता दिया पोल्यूशन कम होता है, दैट इज सफिशिएंट। अब आगे कुछ और लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंग्लिश के पेपर में हर क्वेश्चन में करना है ये चीज। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स जितने भी आपको लगते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट इज मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स। अपनी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है। एक्सप्रेशन के 2.5 मार्क्स होते हैं इसके अंदर। यू कैन ऑलवेज यूज सम जनरल कोट्स एंड लाइंस। कुछ जनरल कोट्स होते हैं, लाइंस होते हैं, वो अपने दिमाग में रखिएगा, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। और आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं, कुछ जनरल लाइंस होती हैं जो आप आर्टिकल्स में यूज कर सकते हैं। उससे आपका जो प्रेजेंटेशन है आपके आर्टिकल का, वो अच्छा दिखता है। और तरीका क्या है भाई? एग्जाम से पहले आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़िए, उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस छोटे बनाओ। बड़े बड़े लाइन, बहुत बड़े और बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? उससे ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप छोटे सेंटेंसेस बनाओगे तो ग्रामर की गलतियां कम होती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कितने तरह के आर्टिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं। देयर आर मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स व्हिच ऑफ्टन कम इन एग्जाम्स। मोस्टली, ज्यादातर, ये 3 टाइप है जिन तरह के आर्टिकल्स एग्जाम में आते हैं। द फर्स्ट is the articles about the things or events which are beneficial for us। वो आर्टिकल आएंगे जो हमारे लिए उन चीजों के बारे में, या उन इवेंट्स के बारे में, या उन प्रोग्राम्स के बारे में जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे ज्यादा इसी के आर्टिकल्स आते हैं, बेनिफिट वाले आर्टिकल सबसे ज्यादा आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखना फ्रॉम लास्ट 10-12 इयर्स, आपको बेनिफिशियल जो वाले आर्टिकल के पार्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद आते हैं आर्टिकल्स अबाउट द थिंग्स और द इवेंट्स व्हिच आर हैजार्डस फॉर अस, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। दैट अगेन इज द 30% चांसेस। 50% आपका होता है बेनिफिशियल का, 30% चांसेस होते हैं आपके हैजार्डस टॉपिक्स पर, प्रोग्राम्स पर, या किसी प्रोडक्ट पर।
और थर्ड इज अबाउट द प्रोडक्ट्स, थिंग्स और इवेंट्स विच आर बोथ बेनिफिशियल एंड हैजार्डस, जो हमारे लिए दोनों हो सकते हैं। इसका चांस होता है 19%, कम होता है लेकिन ये भी एग्जाम में आते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो 99 ही हुआ, 50 30 80 99, तो 1% क्या बचा? 1% बचा द मिसलेनियस टाइप, जो इन तीनों से रिलेटेड नहीं होते। पिछले 10 साल के पेपर मैंने देखे, 12 साल के पेपर चेक किए, उनमें एक बार सिर्फ ऐसा आर्टिकल आया है किसी एक पे, आई थिंक 2008 या 10 में, मुझे याद नहीं आ रहा किसमें, लेकिन एक बार एक ऐसा आर्टिकल आया है जो इन तीनों से रिलेटेड नहीं था, जिसमें आपके एम्बिशन के बारे में, आपकी ड्रीम्स के बारे में, आपके गोल के बारे में पूछ लेता है। अगर ऐसा आर्टिकल आता है, यू आर श्योर कि यू कैन राइट, यू हैव गुड कमांड ओवर आर्टिकल राइटिंग, इट्स वेल एंड गुड, आप लिखोगे। अदरवाइज चेक आउट द अदर ऑप्शनल क्वेश्चन, रिपोर्ट राइटिंग में क्या है वो करने की कोशिश करेंगे। उसके चांसेस बहुत कम है, 99% इन्हीं तीन में से किसी एक टॉपिक पर आएगा। ठीक है, चलिए अब प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से 5 ईयर्स के मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लगाए हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, पीपल लाइक टू ट्रैवल टू देयर प्लेसेस और वर्क इन देयर ओन कार्स, इट इज कंफर्टेबल एंड दे आल्सो रीच देयर डेस्टिनेशंस मोर और लेस इन टाइम। However, use of private vehicles lead to pollution and traffic jams, and it is expensive also. ट्रैफिक जैम्स बढ़ते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। एयर कंडीशन पब्लिक buses which are smaller in size, seating 15 to 20 people, and tickets reasonably priced can be boon for the people. Write an article in 150 to 200 words on the topic need of better public transport. You are रेशम और रेहाना। चलिए, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो, स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ोगे तो यू विल थिंक दैट दिस इज अबाउट द पोल्यूशन या ट्रैफिक जाम्स के ऊपर है, तो आपको लगेगा यार ये तो हैजार्डस वाला टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे पूरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो। तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली, दिस आर्टिकल इज अबाउट small sized air conditioned public buses and how it is important or how it is beneficial for us। तो आपको उन पब्लिक बसेस के ऊपर आर्टिकल लिखना है विच इज अ पॉइंट ऑफ बेनिफिशियल। 2019 में आया था, बेनिफिशियल आर्टिकल है ये, बेनिफिशियल टॉपिक के ऊपर है। पब्लिक बसेस किस तरीके से हमारे लिए बेटर है, नीड फॉर ऑफ बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्लड्स के ऊपर है, यानी कि मॉनसून के ऊपर है। 2018 में आया था मॉनसून। सुन के अचानक से लगेगा मॉनसून तो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, मॉनसून के ऊपर बात कर रहे हैं तो, बट दिस टॉपिक इज अबाउट द हैजार्ड्स, अबाउट द फ्लड्स, जो आपने देखा भी होगा न्यूज में भी, और आप शायद आपने खुद से भी एक्सपीरियंस किया हो, जो फ्लड्स आ जाती हैं जिन मॉनसून की वजह से, जिसकी वजह से लाइफ स्टॉप हो जाती है। तो उन हैजार्ड्स के ऊपर, उन डेंजर्स के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। तो 2018 में आया था ये हैजार्डस टॉपिक, टॉपिक आपका हैजार्डस था आर्टिकल राइटिंग का। उसको 2017 में जाएंगे तो वो भी बेनिफिशियल है, रियो ओलंपिक्स के थ्रू की इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स का क्या इंपॉर्टेंस है। 2016 में जाएंगे तो उसमें भी आपको फेस्टिवल्स, इंडिया में जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो किस तरीके से यूनिटी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, वो बेनिफिशियल टॉपिक है। 2015 में जाएंगे तो अगेन यहाँ पर आपको टूरिज्म के बेनिफिट के बारे में लिखना है। तो आप देख सकते हो कि इन 5 इयर्स में भी 4 बार बेनिफिशियल और एक ही बार हैजार्डस आया है, तो ज्यादातर बेनिफिशियल टॉपिक ही आएंगे, कभी कभी हैजार्डस या डेंजरस वाले टॉपिक भी आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के पहले लिखना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर आप एक बार ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा बेनिफिशियल का हैजार्डस, हैजार्डस का बेनिफिशियल डाउट हो सकता है। आगे चलते हैं। व्हाट टू राइट इन द बॉडी, हमने ऊपर हेडिंग डाल दी, नीचे बायलाइन डाल दिया, अब उसके नीचे बॉडी आती है 3 पैराग्राफ वाली, उसमें लिखना क्या है। अब बॉडी ऑफ एन आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे, इट विल द फर्स्ट पैराग्राफ, वी इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक विद द रीडर्स, किस चीज के बारे में है उसका इंट्रोडक्शन दोगे आप, in which we may write the definition or the meaning of the thing or the event on which the topic is dependent। जिस चीज के ऊपर टॉपिक आपको मिला हुआ है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आर्टिकल आया हुआ है, वो जिस चीज के ऊपर आया है उस चीज या उस इवेंट या उस प्रोग्राम को डिफाइन करोगे, उनकी मीनिंग बताओगे कि वो क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ, विच
is the description paragraph, and in rare case it may go up to 2 paragraphs. कोशिश करेंगे एक में ही लिखने का, मगर नहीं आता है तो 2 तक ले जा सकते हो. To describe our topic in detail, उसमें पूरी डिटेलिंग लिखेंगे, और हम लिखेंगे हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, हमारी कंट्री में, हमारे आसपास उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, और उसके इम्प्लीमेंट करने से क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि वो हम किस तरीके से हम उसे अपना रहे हैं, और उसके अपनाने से हम पर क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, अच्छे या बुरे. लास्ट हमारा होता है कंक्लूजन, और कंक्लूड, फाइनली वी कंक्लूड आवर आर्टिकल बाय प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन. अगर टॉपिक हैजार्डस यानी कि डेंजरस का है, डेंजरस या किसी नेगेटिव टॉपिक पर आपको लिखना है, तो आपको लास्ट में उसका एक सोल्यूशन देना है. और अगर वो बेनिफिशियल है तो हमें बताना है कि वी हेल्प टू द करंट जनरेशन एज वेल एज टू द फ्यूचर इट में प्रोवाइड इफ इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली. यानी कि अगर बेनिफिशियल टॉपिक है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हमारी करंट जनरेशन को और आगे आने वाले फ्यूचर को फायदा पहुंचा सकता है, उसके बारे में लिखोगे. यानी अगर शॉर्ट में कहा जाए तो हमें कंक्लूड करना है एक पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग नोट पर. हम कभी भी आधा अधूरा छोड़ करके आर्टिकल नहीं खत्म करेंगे, हम कभी भी आर्टिकल को नेगेटिव एंड दे करके खत्म नहीं करेंगे. इट हैज टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड विद अ प्रॉमिसिंग नोट. ठीक है, अब एक एक करके तीनों टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए ऊपर, उनके बारे में देखते हैं. दिस इज द बॉडी फॉर थिंग्स और इवेंट्स विच डिलीवर बेनिफिट्स. जो बेनिफिट्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनके अगर टॉपिक आते हैं तो उनको किस तरीके से लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ में आप डेफिनेशन लिखोगे, इंट्रोडक्शन में. डेफिनेशन के साथ आप लिखोगे 5 W's होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु, अबाउट द थिंग और द इवेंट. वो जो इवेंट है वो क्या है, कब शुरू हुआ, क्यों होता है, और कहां पर उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और किसने शुरुआत करी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल, जैसे ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, इलेक्ट्रिकल बस के बारे में, तो आप बताओगे कि वो इलेक्ट्रिकल एसी बसेस वो क्या होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो क्या है, और कब से स्टार्ट हुई, या जो पॉइंट, आप जरूरी नहीं है कि ये पांचों लिखो, जो आपको याद आता है, जो बेस्ट लिख सकते हो वो लिखना है. क्यों जरूरी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल कर सकते हैं. शॉर्ट में लिखोगे कहां पर, कहां मेट्रो सिटीज में अभी शुरू हुई है, छोटे शहरों में नहीं हुई है, और किसने स्टार्ट किया. यू कैन से कि सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, या मुंबई गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और फिर धीरे धीरे अदर मेट्रो सिटीज ने उन्हें इम्प्लीमेंट किया. इस तरीके से लिखोगे. सेकेंड पैराग्राफ आपका डिस्क्रिप्शन है, बेनिफिट्स. जो आपने वाई लिखा था शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में, अब उसे एक्सपैंड करोगे कि इस चीज के आने से क्या बेनिफिट मिल रहा है सोसाइटी को. और उसके साथ ही इसी पैराग्राफ में आप लिखोगे कि बेनिफिशियल तो है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आ क्यों नहीं पा रही है पूरी तरीके से, इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है. याद रखेंगे ये दो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, पहला बेनिफिट, दूसरा प्रॉब्लम उसे इंप्लीमेंट करने में कहाँ आ रही है. तो इन्हें ज्वाइन बहुत अच्छे से करोगे. जैसे आपने लिख दिया कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, उसके बावजूद भी, इवन आफ्टर ऑल दीज बेनिफिट्स, implementation of these public buses in our cities are still a problem. क्यों प्रॉब्लम है, हो सकता है गवर्नमेंट की वजह से, हो सकता है लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है. जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं वो लिखोगे. एंड द थर्ड इज कंक्लूजन पार्ट. व्हाई द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस थिंग और द इवेंट इज इंपॉर्टेंट. क्यों इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, यानी कि इसे होना ही चाहिए, हमारी सोसाइटी में लोगों को अवेयर करना ही चाहिए, वो उसके बारे में कंक्लूड करोगे. और लास्ट में यू विल फिनिश द आर्टिकल विद अ लाइट ऑफ होप एंड टेल हाउ इट प्रॉमिसेस अ बेटर लाइफ. और लास्ट में आप बताओगे कि किस तरीके से ये बेनिफिशियल है, आपकी जिंदगी को किस तरीके से ये बेटर करेगा. ये मान के चलो यार, वो जो टॉपिक आया है उससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है, तो उस तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे कि हाउ इट प्रॉमिसेस अ बेटर लाइफ. ठीक है, आगे चलते हैं. कुछ पॉइंट्स मैंने जैसे आपको कहा था, जनरल लाइन एंड पॉइंट्स होती है जो आप यूज कर सकते हो, उसे डिफाइन करते हैं. अगर आपको बेनिफिशियल वाले टाइप का पैराग्राफ लिखना है, यू कैन यूज लॉन्ग गॉन आर डेज. जैसे अगर सपोज आपके ऊपर टॉपिक आता है कि आपको लिखने को आता है, सपोज इलेक्ट्रिकल बसेस की बात करते हैं, तो यू कैन राइट लाइक लॉन्ग गॉन आर डेज व्हेन आवर बसेस वर
क्लमजी और सफोकेटिंग एटसेट्रा, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। या लिख सकते हो लॉन्ग गॉन आर डेज व्हेन द सिटीज वर जैम्ड विद द ट्रैफिक। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज नाउ वी हैव द पब्लिक बसेस, या इस तरीके से आप आगे उसको कंक्लूड कर सकते हो। उसके आगे देखो जैसे आया अमंग मेनी ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ, इस तरीके से शुरू कर सकते हो। जैसे कि आपको सपोज आता है टॉपिक लिखने को, जैसे मिड डे मील्स, एक बार किसी एग्जाम में मिड डे मील्स पर भी आया हुआ है। तो मिड डे मील हमें पता है क्या होता है, स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है, गाँव के स्कूल पर्टिकुलरली, वहाँ के बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एजुकेशन की तरफ बढ़ सके। तो आप लिखोगे कि अमंग मेनी ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ सिग्निफिकेंट वन इज मिड डे मील। इस तरीके से शुरू कर सकते हो। शुरू कर सकते हो। थर्ड एक तरीका और भी है, अ यूनिवर्सली एक्नॉलेज ट्रूथ। A universally acknowledged truth is that public vehicles are far better than private ones if we are talking about the traffic jams। इस तरीके से आप उन्हें स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो। तो किस तरीके से लिखेंगे आप, इतना लिख दिया आपने, उसके बेनिफिट्स वगैरह बता दिया इंट्रोडक्शन में, फिर आप लिखोगे बट नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स विदाउट इट्स फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस। इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको लिखोगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अच्छी चीज है तो उसके चैलेंजेस नहीं, उन्हें चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। एवरीथिंग कम्स विद अ फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस, वो लिखोगे। बट द वे टू ग्रेट डेस्टिनी इज नेवर पेव्ड विद मार्बल्स। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कि मीनिंग लगभग सेम ही है कि जो भी ग्रेट चीजें, अच्छी चीजें, महान चीजें होती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि एकदम प्लेन रोड मिल गई और आराम से वो आप इम्प्लीमेंट हो जाती है। उनके रास्तों में हमेशा हर्डल्स आते ही हैं, तो उन हर्डल्स को किस तरीके से डिफाइन करोगे। और लास्ट में आप कंक्लूड करोगे, द पाथ टू सक्सेस इज फुल ऑफ थॉर्न्स बट दैट शुड नेवर डीमोटिवेट अस। कि रास्तों में हर्डल्स आएंगे लेकिन हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू awaken ourselves and the people around us to use public vehicles, the public buses, and one day this invention or this program, the midday meal, the public buses, will add another feather to the hat of achievements of our country। इस तरीके से ही लिखना है नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल, कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, हैंडी हो सकते हैं या आपके यूज में आ सकती हैं, जिनसे आप आर्टिकल को अट्रैक्टिव बना सकते हो और इन पे मार्क्स क्रैप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सजेस्टेड हेडिंग्स, पब्लिक बसेस, पब्लिक इलेक्ट्रिकल एसी बसेस, अबून, मिड डे मील, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या अब मिड डे मील, अ रे ऑफ होप। इस तरीके से टाइटल दे सकते हो। अगेन ये सजेस्टेड हेडिंग्स है, याद रखिएगा एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको हेडिंग्स दी रहती हैं। हेडिंग्स दी रहती हैं तो यूज दोज हेडिंग्स ओनली, उन पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर नहीं दिया है तो यू कैन यूज वन ऑफ दीज टाइप्स। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज अबाउट द बॉडी फॉर थिंग्स एंड इवेंट्स व्हिच कॉजेस हार्म, जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में है। सबसे पहले पैराग्राफ में आप तो 5 Ws लिखोगे कि वो प्रॉब्लम, वो जो चीज है, जैसे मानसून की, आप अगर फ्लड की बात करते हो तो वो फ्लड क्या चीज होती है, मानसून क्या है। नाउ यू नो कि वो बेनिफिशियल था लेकिन अब नहीं रहा, तो ये कब से ये मुसीबत एज अ प्रॉब्लम आपको कब से दिखना शुरू हुआ। इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन दैट the monsoons are not very not just beneficial for us but it is causing havoc in our lives as well। इस तरीके से लिख सकते हो क्यों havoc क्रिएट कर रहा है। तो आप देखोगे फ्लड्स हो रहे हैं और फसल बर्बाद भी हो जाती है इनकी वजह से, अनटाइमली जब बारिश हो जाती है। तो उस तरीके से आप पैराग्राफ 1 में इंट्रोड्यूस करोगे। पैराग्राफ 2 में आप बताओगे हाउ इट स्टार्टेड एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये मॉनसून जो थे वो जो इतने अच्छे थे अब नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें। तो आप ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज, द वे ऑफ आवर लिविंग, इन चीजों को मतलब लिख सकते हो। और रीजन क्यों अभी तक हैं, अगेन द सेम टॉपिक्स, कि हम अभी भी अवेकन नहीं हुए हैं और मिस यूज कर रहे हैं अपने क्लाइमेट का, नेचर का। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और उसका क्या कंसिक्वेंस हो रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो लिखोगे।
एंड अगेन द कंक्लूजन पार्ट में आप क्या लिखोगे कि हम ओवरकम करें कैसे, प्रॉब्लम तो बता दिया आपने ऊपर के 2 पैराग्राफ्स में, अब उसे ओवरकम करने का तरीका बताओगे, वो लिखेंगे। और लास्ट में अगेन आप उस आर्टिकल को फिनिश करोगे एक अपील के साथ कि इसके इस प्रॉब्लम के इमीडिएट इरेडिकेशन यानी इसको तुरंत एकदम खत्म करने की जरूरत है। तो हम मानसून नहीं खत्म कर सकते, लेकिन मानसून के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो जिस वजह से हो रहे हैं उन वजहों को खत्म कर सकते हो, और उनके लिए एक इमीडिएट नीड ऑफ एक्शन की जरूरत है। इन चीजों को आप लास्ट में कंक्लूड करोगे। चलिए आगे चलते हैं। हिंट्स पैराग्राफ 1 में, लॉन्ग गॉन आर द ब्यूटीफुल डेज व्हेन वी यूज्ड टू हैव beautiful monsoons, we used to enjoy the rainfalls, because today the monsoons are creating more havoc. Yeah, second point, in our contemporary world the problem of traffic jam, suppose that the problem of traffic jam has increased in leaps and bounds, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Yeah, third, the universally acknowledged truth among the country is the traffic jams के अगर ऊपर टॉपिक आता है तो सेकंड पैराग्राफ के पॉइंट से आप जो वर्ड्स आप ये लाइंस यूज कर सकते हो, फ्रेजेस, ऑल दिस नेग्लिजेंस बाय अस हैज रिजल्टेड इन, जो हम इस तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, द नेग्लिजेंस एंड ऑल दिस नेग्लिजेंस बाय अस अबाउट द नेचर हैज रिजल्टेड इन these floods, these monstrous monsoons, etc. Our persistent greed has resulted in our persistent greed to get more and more land, for acquire more and more land for our industries has resulted in deforestation and ultimately into the havoc of monsoon. इस तरीके से लिख सकते हो. And paragraph 3 you can write, it is high time to take strict actions. Yeah, doing the right action is the need of the hour. We need to take actions because action speaks louder than words. इस तरह से यूज करोगे और फिनिश करोगे, इट इज बेटर लेट देन नेवर, यानी कि अगेन विद अ रे ऑफ होप वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट अ ब्राइट टुमारो. ठीक है, हेडिंग्स की बात करते हैं. बेन मतलब श्राप, नाम लिखा, मॉनसून अ बेन, सोर्स ऑफ मैन्स वूज, will we still be ignorant, result of persistent negligence. इस तरीके से हेडिंग आप दे सकते हो. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों होते हैं. अगेन 5W से शुरू करोगे. वो क्या है, जिस चीज के बारे में, सपोज फेसबुक है तो क्या है फेसबुक, कब शुरू हुआ, क्या क्या उस पर करते क्या हैं, या किसने स्टार्ट किया एंड ऑल. एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई चीज बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों है तो आप शुरुआत उसके बेनिफिट से करोगे, नुकसान से नहीं करोगे. ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉजिटिव इफेक्ट. एंड सेकंड पैराग्राफ में आते हो तो आप बताओगे हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी, हाउ इट इज गुड फॉर अस. और फिर उसके बाद उसी पैराग्राफ में उस बेनिफिट वाले पॉइंट को कनेक्ट करते हुए उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी दिखाओगे, क्योंकि वो हार्मफुल भी हमारे लिए है. एंड अगेन इन द थर्ड पैराग्राफ आप बताओगे हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ इट्स पॉजिटिव साइड्स. दोनों है तो हम पॉजिटिव साइड का एडवांटेज ग्रास्प करेंगे, नेगेटिव को हम छोड़ देंगे, जाने देंगे. और आर्टिकल को फिनिश करोगे मेंशन करके किस चीज का, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस. कोई भी चीज अगर एक्सेस में हो जाती है तो नुकसान करती है, नुकसान पहुंचाती है, तो उसके हम हेल्दी बैलेंस कैसे मेंटेन करना है और वो क्यों जरूरी है, उस चीज के साथ आप फिनिश करोगे. फ्रेजेस देख लीजिए जो यूजफुल हो सकते हैं. डैश हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ. सपोज मोबाइल फोन्स, दे हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल, मतलब हम उन्हें छोड़ नहीं सकते अपनी जिंदगी में, उसके बिना सोच भी नहीं सकते लाइफ. इट इज हार्ड टू इमेजिन अ लाइफ इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट. फिर उसके फायदे बताओगे, फिर उसके बाद लिखोगे बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. मैंने बताया सेकंड पैराग्राफ को आप बेनिफिट के साथ शुरू करोगे, किस तरीके से सोसाइटी के लिए फायदेमंद है. फिर उसके बाद आप उसके कनेक्ट कैसे करोगे उसके डेंजरस पॉइंट्स के साथ, उसे कनेक्ट करने के लिए ये फ्रेज यूज करोगे, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. एज वी नो द मोस्ट लुक्रेटिव ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी मोस्ट डेंजरस फॉर अस. क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे चमकदार चीजें होती हैं, जो सबसे ज्यादा हमें अट्रैक्ट करती हैं, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस भी हो सकती हैं. इस तरह से लिखोगे. और थर्ड आप कंक्लूड करोगे, इट इज एसेंशियल टू लर्न टू मेक वाइज कॉन्शियस चॉइसेस एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस. कि हमें एक अच्छा कॉन्शियस चॉइस अपने और एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा. ठीक है. टाइटल्स, बून और बेन, आवर फ्यूचर और अनदर डिजास्टर, इस तरीके से आप हेडिंग्स दे सकते हो.
ठीक है, यहाँ पर आप देखो 2018 के टॉपर की एक आंसर शीट यहाँ पर मैंने दी हुई है, दिस इज द लास्ट। सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल लिखा है ऊपर, आंसर नंबर 7, आर्टिकल इन द कैपिटल्स। उसके बाद मॉनसून अ सोर्स ऑफ मैंस वूज, ठीक है। उसके नीचे उन्होंने नाम लिखा है, लेकिन उन्होंने नाम के साथ ब्रैकेट लगा दिया, बाय लाइन, डू नॉट राइट द बाय लाइन इनसाइड द ब्रैकेट्स। हाफ मार्क्स उनके शायद उसी में कटे हैं, तो जिन्होंने लिखा है उनके हाफ मार्क्स वहीं कटे हैं, तो ये याद रखेंगे कि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। और फिर आप देख सकते हो, लॉन्ग गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू एंजॉय एंड क्रेव फॉर मॉनसून सीजन। जैसे मैंने आपको बताया था, पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दिया, सेकंड पैराग्राफ चेंज करने के पहले एक पूरी लाइन छोड़ी है, फिर उसे लिखा है, और आप देख सकते हो एकदम स्टार्टिंग ऊपर से शुरू की इन्होंने, पैराग्राफ लिखना शुरू किया है। और फिर अगेन थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करने के पहले एक लाइन छोड़ी है। यू कैन सी फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ छोटे हैं कंपेयर टू द सेकंड पैराग्राफ। इसी तरीके से हमें भी लिखना है। इतनी सारी चीजों का ध्यान रखोगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाओगे, आंसर खुद से करने की कोशिश करो, ट्रस्ट मी, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, थैंक यू।